गुरुग्राम में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि इसके बाद दौलताबाद इलाके के पास ये फ्लाईओवर भरभरा कर गिरा। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था, लेकिन तैयार होने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह ये फ्लाईओवर गिर पड़ा। फ्लाईओवर गिरने की ये तस्वीरें सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। फ्लाईओवर गिरने के बाद इसकी चपेट में कई मजदूर भी आए, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंचे। फ्लाईओवर के गिरने की वजह का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस घटना से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। एक्सप्रेसवे का ये फ्लाईओवर है जहां आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर है, जहां आज सुबह 7:30 बजे अचानक ये हादसा हुआ था। ये पूरा जो निर्माण कार्य जो यहाँ पर चल रहा है, और आप देखेंगे कि अचानक सुबह 7:30 बजे के करीब एक बड़ा जो है ये फ्लाईओवर का टुकड़ा जो है ये नीचे गिर गया, जिसके चलते फिलहाल अगर हम बात करें एहतियात ये था कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त, क्योंकि आज होली का दिन है, तो ऐसे में अधिकतर जो मजदूर हैं वो छुट्टी पर हैं, काम जरूर बंद है। केवल कुछ ही मजदूर थे जो यहाँ काम कर रहे थे, जिनमें 3 मजदूर जो हैं इस फ्लाईओवर के नीचे जो है यहाँ पर इस काम के दौरान, निर्माण के दौरान दब गए थे, जिन्हें जो निकाला गया, जो घायल हुए हैं। और 3 में 2 की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। तो कितने घायलों की आपको जानकारी मिली थी? अभी तक मॉर्निंग से हमारे पास 3 का था जो माइनर इंजर्स थे, वो आसपास के हॉस्पिटल में हमने भेज दिए हैं। बाकी तो अभी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होएगा प्रॉपर वे में। तो अभी NHI की टीम आ रही है, वी नीड सम क्रेन्स, तो वो एक बार पहुंच जाए तो इसको थोड़ा सा स्टेबल करके स्ट्रक्चर को फिर सर्च रेस्क्यू एक बार चालू होगा। क्योंकि होली का दिन था, तो ऐसे में यहाँ कोई कर्मचारी ज़्यादा थे नहीं, केवल 3 ही लोग जो हैं उसमें से थे। ये एहतियात की बात रही है अगर बात करें तो, लेकिन फिलहाल जो अक्सर यहाँ बात की जाए तकरीबन 70 से 80 लोग इसी में काम करते हैं, लेकिन आज होली के त्यौहार के कारण ये एहतियात की बात है। ये कहा जा सकता है, एक राहत की बात है कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव सरकार में ऐसा लगता है टूट के आसार हैं। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर शिवसेना के अखबार सामना में तीखा हमला बोला गया और इसके बाद एनसीपी ने भी मोर्चा खोल दिया। संजय राउत ने सामना में सीधे तौर पर सचिन वाजे का जिक्र करते हुए अनिल देशमुख को निशाने पर लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में दरार पहले से ज्यादा साफ हो गई। अब सबकी नजरें शरद पवार पर टिकी हुई हैं। सवाल इसलिए क्योंकि बड़े ही नाटकीय तरीके से शिवसेना ने अनिल देशमुख पर वार किया। यहां तक कि सामना में उन्हें एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर यानी भूलवश बनाए गए गृह मंत्री का तमगा दे दिया। और जो सवाल उठाए सामना में वो ये है कि API लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार आखिर किसने दे दिए? वाजे वसूली कर रहा था, इसकी गृह मंत्री को जानकारी नहीं होगी क्या? अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद दुर्घटनावश मिल गया था, यानी एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की संज्ञा दी। शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद सौंपा। परमवीर के आरोपों का सामना करने में शुरू में कोई सामने क्यों नहीं आया? अनिल देशमुख ने कुछ सीनियर अफसरों से, सीनियर अफसर मतलब मुंबई पुलिस के सीनियर अफसरों से बेवजह पंगा लिया। बेवजह कैमरे के सामने जांच का आदेश जारी करना एक अच्छी बात नहीं है। 100 सुनार की एक लोहार की गृह मंत्री का ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। गृह मंत्री को कैमरे के सामने कम से कम बोलना चाहिए। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता। सामना में इस तीखे हमले के बाद एनसीपी ने भी तीखे तेवर दिखाए। अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि किसी को भी गठबंधन सरकार में हालात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, यानी अजीत पवार और शिवसेना अब सामने। सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना शिवसेनेमध्ये कुणाला मंत्री, राज्यमंत्री आणि डिपार्टमेंट द्यायची हा त्यांचा अधिकार आहे। काँग्रेसला जी मंत्रिपद, राज्यमंत्रीपद मिळाली ते कुणाला द्यायची हा सर्वस्वी सोनिया गांधींचा अधिकार आहे। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 99 पासून मधली 5 वर्ष अपवाद वगळता सरकारमध्ये काम करतोय आणि ते काम करत असताना पवार साहेबांनी नेहमीच, साहेबांना गेल्या 50 वर्षाचा राजकीय जीवनाचा अनुभव आहे आणि पवार साहेबांनी कुणाला मंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात। त्याच्यामुळे इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थानी ते केलं तर गोष्ट वेगळी। सामना के अग्रलेख में
जिस तरह से रोक ठोक में अखबार ने लिखा है, अखबार को अपनी संपादकीय में लिखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये कहना कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, हमें लगता है इसे हम नहीं स्वीकारते। अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक रहे, लगभग 18 साल लगभग उन्होंने राज्य मंत्री और मंत्री के पद पर जिम्मेदारी से काम करने का काम किया। 18 साल मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ये एक्सीडेंटल मंत्री है, ये कहना उचित नहीं। और उधर शिवसेना और एनसीपी में तनातनी तेज हुई। उधर इस बात की चर्चा गर्म हो गई कि कल यानी शनिवार को अमित शाह की शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से अहमदाबाद में मुलाकात हुई है और एक फार्म हाउस में मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। हालांकि एनसीपी ने इस खबर के खंडन में देर तो नहीं लगाई, लेकिन अमित शाह ने इस मामले में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती हैं। असल में उद्धव सरकार में तनातनी की खबरों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी महाविकास अघाड़ी से किनारा कर सकती है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने फिलहाल इससे इनकार किया है। Reason to talk about all these unnecessary things at this stage. That stage of elections, as and when it comes, it is 3 years away. As far as the government is concerned, the MVA government is absolutely stable under the leadership of Shri Uddhav Thackeray, and as far as NCP is concerned, we are ensuring that the government does a good job in the interest of the people and the interest of the state. एनसीपी ने तमाम चीजें सामने रखी, लेकिन शिवसेना के हमले के बाद बीजेपी को गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया। अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। अब एक और गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली शिवसेना, स्वयं मुख्यमंत्री जी का अधिकार है उनका इस्तीफा लेने का। क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा? क्या देशमुख जी ने मुंह खोल दिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? यह वसूली सरकार का डर है। कौन सा डर है? पूरी वसूली रैकेट में तीनों दल भी शामिल है, यह देश जानता है। मैं शिवसेना सामना की नौटंकी देखो, कहते सचिन वादे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वादे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। किरीट सोमैया और राम कदम तीखे सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर, लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच अनिल देशमुख अपनी जगह बने हुए हैं। कह रहे हैं कि आरोपों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। लेकिन इस बीच सचिन वाजे पर शिकंजा कस गया है। उसे लेकर एनआईए की टीम मुंबई में मीठी नदी पहुंची, क्योंकि एनआईए को पता चला कि वाजे ने कई अहम सबूत मीठी नदी में फेंक दिए थे। नदी में गोताखोरों को उतारा गया और सबूतों की तलाश की गई। एनआईए को वहां से डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला। बताया जा रहा है कि इसमें वाजे के खिलाफ अहम सबूत हो सकते हैं। इसके साथ सीपीयू भी वहां से मिले हैं। बीकेसी के ये मीठी रिवर के जो ब्रिज है, एनआई की टीम सचिन वाजे को इधर लेकर आई। सचिन वाजे को पूछा गया कि वो एरिया कहाँ है जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेस है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग्स है और कई ऐसे अहम और सुराग है, हार्ड डिस्क है, ऐसी कई अलग चीजें हैं जो क्रूशियल एविडेंस है, उसको कहाँ पे सचिन वाजे ने छुपाया है। और सचिन वाजे ने बकायदा एक फिंगर पिन पॉइंट करके
के जगह बताया है जिधर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 9 से 11 लगभग कुछ 11 ऐसे गोताखोर हैं जो फिलहाल सर्च कर रहे हैं। उनके हाथ में मेटल डिटेक्टर्स दिए गए हैं और ताकि हर वो ढूंढ पाए इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जो सारी चीज़ें हैं। ये बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने ऐसे इम्पोर्टेंट सबूतों को नष्ट करने के लिए उन्हें मीठी नदी में फेंका था और एनआई की टीम के साथ सचिन वाजे को यहाँ पे लाया गया था। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, उसी के साथ एनआई के ऑफिसर्स भी हैं। राइट हैंड साइड में अगर आपको वीडियो जर्नलिस्ट राजू बता सकते हैं तो राइट हैंड साइड में गाड़ी के अंदर सचिन वाजे को अभी वापस बिठाया गया है। जब तक ये सारे एविडेंसेस मिल नहीं जाते तब तक इन्हें यहाँ पे रख। इस बीच वाजे के साथ ही एपीआई रियाज काजी और विनायक शिंदे का एक वीडियो सामने आया है जिससे साफ हो गया कि उसने किस तरह से सबूतों को खत्म करने की कोशिश की। ये वीडियो उस गैराज का है जहां पर नंबर प्लेट को चेंज किया गया था। वीडियो में रियाज काजी और विनायक शिंदे कन्नामर नगर के गैरेज में जाते हुए नजर आए। आरोप है कि काजी ने गैरेज का कंप्यूटर और डीवीआर नष्ट किया। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो में कई नंबर प्लेट भी मिली थी। दूसरी गाड़ी इनोवा की नंबर प्लेट भी बदली गई थी। और एनआईए की टीम ने ठाणे में एटीएस के दफ्तर भी एनआईए की टीम पहुंची और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। सचिन वाजे से जुड़ी प्राडो कार को भी एनआईए ने अपने कब्जे में लिया। ये वही कार है जिसे दमन से लाया गया था। और अब बढ़ते आगे और पंजाब की खबर, जहां पर बीजेपी विधायक के साथ मारपीट और बदसलूकी पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना की निंदा भी की, लेकिन बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बना रही है। पंजाब के अबोहर में किसानों ने पंजाब के बीजेपी विधायक अरुण नारंग से जमकर बदसलूकी की। उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़ दिए गए और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। पुलिस की मदद से उन्हें बचाया गया। बीजेपी विधायक पर यह हमला मलोट शहर में किया गया। और पंजाब में बीजेपी विधायक से मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और पूरे मामले की शिकायत की। साथ ही बीजेपी की ओर से मामले की जांच की भी मांग की गई है। क्या हिंदू क्या सिख ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ओबीसी भी किसान हैगा, दलित भी किसान हैगा। लेकिन पंजाब के अंदर जिन्हों लोगों को पंजाब के अंदर हिंदू सिख का भाईचारा ठीक नहीं लगता, वो इनू नवा मोड़ देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मनसूबियां कभी भी सफल नहीं होने देगी और पंजाब के अंदर भाईचारा ही जीतेगा। और उधर आईएनएलडी महासचिव अभय चौटाला ने एक विवादित बयान देकर सियासी पारा और चढ़ा दिया और कहा कि हरियाणा में भी पंजाब के किसानों की तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम में? हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि विधायक के साथ बदसलूकी किसानों ने नहीं की है। तो नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारे लोग उससे हमने बात करी, वे तो नहीं थे जो मारपीट और कपड़ा फाड़ने में नहीं थे, वे विरोध करने में तो थे, लेकिन कपड़ा फाड़ने में भी नहीं थे। वे तो इन्हीं के लोग थे कि किसान को बदनाम करा जाए। वो एक दो लोग उन्हीं उसी विचारधारा के थे। हमारे लोग तो विरोध तो करा, काले झंडे दिखाए, लेकिन जो कपड़े फाड़ने वाला जो है वो तो नहीं था। हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। और अब बात बंगाल और असम की, जहां पर पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी कैंप में जबरदस्त जोश है। अमित शाह ने बम्पर वोटिंग को शुभ संकेत बताते हुए बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही है। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है,
47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले। दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है और फिर से एक बार मैं कहता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर ममता के सवालों पर भी अमित शाह ने पलटवार किया। আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। দিস ইজ এ রাইট কমপ্লেন। ওয়ান ক্যানট প্লে এ ইলেকশন রোল অ্যাবাউট দ্য আদার কান্ট্রি। এ ফরেন কান্ট্রি ক্যানট প্লে দ্য इंटरनल गेम्स ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, ऑफ ए कंट्री। आपका लिए सब छोड़ दिया जाए और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए, ये क्या हो सकता है? और चोर की माई जोर से गोला, जोर से बोले। মাদার অফ টিপস সাউথ মোস্ট। চোরের মায়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहिए तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। प्रधानमंत्री का दौरा है दो देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, दो देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए। वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। लेकिन अमित शाह के दावों पर टीएमसी ने सवाल खड़े करने में देर नहीं की। बम्पर वोटिंग को टीएमसी अपने हक में बता रही है। ये सब बांग्ला में हम लोग बोलता है ना, ढोपबाज, गुलबाज, ये सब चलता रहता है। आप इसके आगे 5 साल से देख लीजिए, अमित शाह जी का जो प्रिडिक्शन होता है, जो अनुमान होता है इलेक्शन के लिए, क्या बोलता है उन्हें और क्या होता है। ये क्यों कर रहे हैं अमित शाह जी? ये कर रहे हैं क्योंकि वो जो मेंटल जो स्ट्रेंथ अभी जो बीजेपी जो कार्यकर्ता यहाँ है, उनका भी मोराल एकदम डाउन हो गया, मेंटल स्ट्रेंथ डाउन हो गया। उनको चंगा करने के लिए ये सब वहाँ अमित शाह जी बोल रहा है। उधर बीजेपी पर तीखा हमला ममता बनर्जी ने बोला, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो वो राज्य को लूट लेगी। যা বলেছিল সব আমরা করেছি। কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড দেওয়া থেকে শুরু করে, আর আগামী দিন কি করব? আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা ভোট দেওয়া মানে, মনে রাখবেন, যদি আপনারা আমাকে চান, তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা ভোট দেওয়া মানে প্রার্থী সোহম কি অদিতি ভুলে যান, প্রার্থী মমতাদি। তার কারণ সরকারটা মমতাদিকে গড়তে হবে, আর বিজেপি সব বন্ধ করে দিয়ে শুধু লুটপাট করে খাবে। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने आज पश्चिम बंगाल के बिशनपुर में एक रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उधर दक्षिणी 24 परगना के पथार प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार असित हल्दर के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उधर पहले चरण के मतदान में व्यवस्था के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय होली के रंगों का आनंद लेते नजर आए। सॉल्ट लेक में आयोजित एक होली मिलन समारोह के दौरान कैलाश विजयवर्गीय अपने खास अंदाज में दिखे।
और बंगाल में चुनाव के साथ सियासी हिंसा का दौर भी जारी है। बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी नेता कुंतल रॉय की कार पर हमला हुआ। कार के शीशे तोड़ दिए गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीएमसी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया। दार्जिलिंग में तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुंतल रॉय की कार में तोड़फोड़ के मामले ने फिर तूल पकड़ा। शनिवार को उन पर उस वक्त हमला हुआ जब वो फूलबाड़ी के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव के प्रचार अभियान में शामिल होकर घर लौटे। रात में गाड़ी को पार्क किया, लेकिन सुबह उठे तो देखा गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। घटना को लेकर सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। और आंख कान खोल के वक्त चला छोटे से